का बेसिक्स। और अगर आप ध्यान से अगर 11th पढ़े होते तो ये सॉल्यूशन का जो भी बेसिक्स है इस चैप्टर का बेसिक्स, और ये पूरे जो बेसिक्स है वो 11th के फर्स्ट चैप्टर में है, जिसको हम लोग रिपीट कर रहे हैं। ये सॉल्यूशन पढ़ने से पहले आपको एक मिक्सचर टर्म पढ़ना पड़ेगा, मिक्सचर, तो जिसका हिंदी होता है मिश्रण। अभी सुनिए ध्यान से, मैं यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लिख रहा, 3 या 4 एग्जाम्पल लिख रहा। जैसे मैं अगर 5 ग्राम NaCl ले लूँ और 50 ग्राम H2O ले लूँ, ये पहला कॉम्बिनेशन, तो इसमें क्या होगा, NaCl जो है H2O में कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाएगा। स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। अगर मैं 5 ग्राम ग्लूकोज ले लूँ, ग्लूकोज, और 50 ग्राम H2O ले लूँ, तो ये भी कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाएगा। तीसरा केस, अगर मैं 5 ग्राम सैंड ले लूँ, बालू, और 50 ग्राम H2O ले लूँ, तो ये सैंड H2O में डिजॉल्व होगा क्या? नो सर। नहीं होगा। नहीं सर, एक तीसरा एग्जाम्पल, सैंड हाँ सैंड नीचे आ जाएगा। हाँ, सैंड है, बालू, इसका फार्मूला होता है SiO2, तो डिजॉल्व नहीं होगा। तीसरा केस, अगर मैं 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट ले लूँ, CaCO3, और 50 ग्राम H2O ले लूँ, तो ये सैंड भी H2O में डिजॉल्व नहीं होगा। डिजॉल्व होने का मतलब, जैसे NaCl पानी में डिजॉल्व होगा तो NaCl दिखेगा? नहीं दिखेगा। जबकि आप CaCO3 को जाएंगे वो घुल जाएगा, लेकिन CaCO3 दिखेगा। तो अभी क्या होता है इस केस में, ये दोनों कॉम्बिनेशन, पहला 1 2 3 4, तो 1 2 जो है ना, इसमें NaCl और ग्लूकोज एक कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाता है, तो इसको हम लोग नाम देते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर। जबकि ये वाला केस जो है थर्ड और फोर्थ, इसमें क्या होगा, सैंड भी डिजॉल्व नहीं होगा, CaCO3 भी डिजॉल्व नहीं होगा। अगर कोई बोला अगर CaCO3 होता है तो आप क्या करेंगे, जब CaCO3 डालेंगे रोटेट करेंगे तब तक वो डिजॉल्व हो जाएगा। जैसे आप हाथ छोड़ेंगे तो CaCO3 के पार्टिकल्स सब नीचे बैठ जाएगा, यहाँ पे नीचे बैठ जाता है और वाटर ऊपर हो जाता है, तो इसमें भी ये डिजॉल्व नहीं हो रहा है। तो इस केस में इसको बोला जाता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो अब देखिए, ये होमोजीनियस मिक्सचर में क्या है, ग्लूकोज NaCl सुक्रोज कंप्लीटली डिजॉल्व हो गया है, तो कहीं से भी एक पार्टिकल, एक ड्रॉपलेट आपने उठाया तो उसमें NaCl का कंपोजिशन सेम ही होगा। जबकि इस केस में सैंड वाला में ऊपर से उठाएंगे तो सैंड कम मिलेगा, नीचे से उठाएंगे तो सैंड ज़्यादा मिलेगा, तो ये है हेट्रोजीनियस। तो हम लोग का जो सॉल्यूशन चैप्टर है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन, होमोजीनियस मिक्सचर को ही सॉल्यूशन कहा जाता है। और सुनिए, ये मिक्सचर का डेफिनेशन क्या है कि व्हेन टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स, व्हेन टू और मोर देन टू components are mixed in any proportion, तो किसी भी प्रोपोर्शन में मिला है तो इसको मिक्सचर बोलेंगे। और सॉल्यूशन का भी वही डेफिनेशन है, सॉल्यूशन का अगर हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे तो वही सेम होगा कि व्हेन टू और more than two components are dissolved in any proportion, तो ये जो सॉल्यूशन है वो मिक्सचर का पार्ट है, लेकिन इसमें हमको याद रखना है कि जो सॉल्यूशन होता है
वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। तो हम लोग नोट देकर लिख लेते हैं यहाँ पे कि जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर। और सुनिए, जो ये आपका 12th लेवल है इसमें केवल बाइनरी कंपोनेंट के बारे में ही पढ़ना पड़ता है। तो हम लोग इसको बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब केवल दो ही कंपोनेंट रहेगा, जैसे जो भी मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा, NaCl H2 दो कंपोनेंट, ग्लूकोज H2 दो कंपोनेंट, सैंड H2 दो कंपोनेंट। दो से ज़्यादा कंपोनेंट को भी सॉल्यूशन कहा जाता है, लेकिन 12th का जो लेवल है वो केवल बाइनरी सॉल्यूशन तक ही लिमिटेड है। तो अभी हम देखेंगे सॉल्यूशन। अभी सॉल्यूशन में देखिए ध्यान से, दो पार्ट होता है सॉल्यूशन में। एक पार्ट को कहा जाता है सोल्यूट और दूसरे पार्ट को कहा जाता है सॉल्वेंट। सोल्यूट और सॉल्वेंट। सोल्यूट का मतलब है जो लेस अमाउंट में होता है, लेस अमाउंट, और सॉल्वेंट का मतलब है मोर अमाउंट। या सोल्यूट को हिंदी में बोला जाता है विलेय और इसको कहा जाता है विलायक। तो जो कम है उसको विलेय और जो ज़्यादा है उसको विलायक। अब इस सोल्यूट को डिसकंटिन्यूअस भी कहा जाता है, डिसकंटिन्यूअस, और सॉल्वेंट को हम लोग कंटिन्यूअस कहते हैं। कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, ये ज़्यादा है, या इसका दूसरा भी एक नाम है मीडियम। सॉल्वेंट को मीडियम और सॉल्यूट को फेज। तो ये अलग अलग नाम है, लेकिन हमको याद रखना पड़ेगा जो कम अमाउंट में है उसको सोल्यूट और जो मोर अमाउंट में है उसको सॉल्वेंट। यानी ये जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन, उसको हम लोग लिख सकते हैं सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, या अगर हिंदी में नाम लिख दूं तो ये होता है विलियन और सोल्यूट होता है आपका विलेय और सॉल्वेंट होता है विलायक। तो अगर हमको सोल्यूट निकालना है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट, सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट। या अगर हमको सॉल्वेंट निकालना है, सॉल्वेंट, तो हम लोग लिख सकते हैं सॉल्यूशन माइनस सोल्यूट। यानी जो विलायक होगा वो क्या होगा, विलेयन माइनस विलेय। अब बोलिए इसमें डाउट है? जैसे देखिए आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा है क्या? जी। अगर मैं 10 ग्राम NaCl ले लूं और 50 ग्राम H2O ले लूं, तो ये जो सॉल्यूशन है उसमें आपका NaCl जो है वो सोल्यूट हो जाएगा, यानी विलेय जो कम है। सर एक क्वेश्चन है, मतलब उसे डिसकंटिन्यूअस क्यों कहते हैं? एक सेकेंड, अभी वहां से इधर आ गया तब पूछ रहे, बता रहा मैं। तो ये NaCl को सोल्यूट कहा जाता है और ये H2O 50 ग्राम है, ये ज़्यादा है, तो इसमें ये सॉल्वेंट कहलाएगा। आप बताइए इसमें कौन ज़्यादा है? H2O तो सब जगह होगा, H2O तो मैक्सिमम पार्ट में होगा सब जगह। कम पार्ट में कौन होगा? NaCl, करेक्ट ना? यस सर। तो एक कम है, जी सर। तो जितने जगह H2O है उतने जगह पे NaCl होगा? नहीं होगा। NaCl तो लिमिटेड जगह पे आएगा, मैक्सिमम जगह तो H2O ने ऑक्युपाई किया है। तो जो ज़्यादा है उसको हम लोग बोलते हैं अरे ये तो कंटिन्यूअस फेज में है, ये ज़्यादा है,
और जो कम है उसको हम लोग बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस है, ये उतने जगह पे नहीं होगा जितने जगह पे H2O होगा। समझे क्या? यस सर। हाँ, अब आगे देखिए, सुनिए ध्यान से। अगर मैं 10 ग्राम ग्लूकोज ले लूं और 20 ग्राम आपको H2O ले लूं, तो ये एक सॉल्यूशन बनेगा, क्योंकि ग्लूकोज जो है H2O में डिजॉल्व हो जाएगा। कोई बोलेगा नहीं, मैं तो 11 ग्राम ग्लूकोज ले लेता हूं और 20 ग्राम H2O लेता हूं, तो ये भी एक सॉल्यूशन कहलाएगा। कोई बोलेगा नहीं, मैं 12 ग्राम H2O 12 ग्राम ग्लूकोज ले लेता हूं और 20 ग्राम H2O लेता हूं, तो इसको भी हम लोग सॉल्यूशन कहेंगे। ये तीनों केस में डिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन डिफरेंस क्या है, इसमें जो आपका सोल्यूट है वो कम है, इससे ज़्यादा सेकेंड वाले में, मतलब अगर इसको 1 बोला जाए, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, तो फर्स्ट वाले में सोल्यूट जो है वो कम है 10 ग्राम और थर्ड वाले में सोल्यूट जो है वो ज़्यादा है 12 ग्राम। तो मीठा कौन लगेगा ज़्यादा? थर्ड वाला, क्योंकि इसमें सोल्यूट ज़्यादा है। तो हम ऐसा थोड़े बार बार बोलेंगे कि देखो ये ज़्यादा मीठा है, ये पहला वाला कम मीठा है, सेकेंड वाला थर्ड वाला से कम मीठा है। तो ये इसके लिए एक टर्म आता है जिसको कहा जाता है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन। तो अगर मैं पहले वाले के कंसंट्रेशन को C1 लिख दूं, दूसरे वाले को C2 लिख दूं और तीसरे वाले को C3 लिख दूं, तो ये तीसरे वाला में सोल्यूट ज़्यादा है, तो हम लोग बोलते हैं यार ये ज़्यादा कंसंट्रेटेड है। सेकेंड वाले में सोल्यूट थोड़ा कम है, तो ये कम कंसंट्रेटेड है। और फर्स्ट वाला में तो बहुत ही कम है, तो ये और भी कम कंसंट्रेटेड है। तो हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, जो C1 होगा उससे ज़्यादा होगा C2 और उससे ज़्यादा होगा C3। तो एक अगर आगे वाले आदमी को अगर दे दिया जाए, कहा जाए देखो C3 ज़्यादा है, C2 ज़्यादा है, देन C1, ऐसा ऑर्डर दिया है, तो उसको बंदे को समझ जाएगा अच्छा ये जो C3 वाला केस है, यानी जो थर्ड सोल्यूशन है वो ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, मतलब उसमें सोल्यूट ज़्यादा है और पहले वाले केस में सोल्यूट कम है। तो कंसंट्रेशन का हिंदी होता है सांद्रता। सांद्रता। तो ये जो कंसंट्रेशन है, इससे हमको पता चल जाता है कि अच्छा दिए हुए सॉल्यूशन में सोल्यूट ज़्यादा है या कम। अगर कम सोल्यूट है तो हम बोलेंगे कम कंसंट्रेटेड है, कम सांद्र है। अगर ज़्यादा सोल्यूट है तो हम बोलेंगे अच्छा ये ज़्यादा कंसंट्रेटेड है। इसमें डाउट है? नो सर। तो कंसंट्रेशन का अगर हमको डेफिनेशन लिखना होगा तो हम लोग कैसे लिखते हैं? कंसंट्रेशन concentration gives idea about amount of solute in a amount of solute, और लिख सकते हैं solvent, amount of solute और solvent in a given solution, इन अ गिवन सॉल्यूशन, मतलब दिए हुए सॉल्यूशन में सोल्यूट कितना है। तो अभी ये कंसंट्रेशन को डिफाइन करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। इसमें पहला टर्म आता है मास फ्रैक्शन। मास फ्रैक्शन का हिंदी है द्रव्यमान अंश। मैं थोड़ा लिख देता हूं। सेकेंड है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, तो इसको हम लोग बोलते हैं मोल अंश। तीसरा पढ़ना पड़ता है इसमें मास परसेंटेज। मास परसेंटेज, या इसी को कहा जाता है परसेंटेज बाई मास, या इसी को कहा जाता है W/W परसेंटेज। तीसरा है इसमें वॉल्यूम परसेंटेज, या इसी को कहा जाता है परसेंटेज बाई वॉल्यूम, या इसी को नोटेशन में लिखा जाता है V/V परसेंटेज, या हिंदी में लिखेंगे तो लिखेंगे आप आयतन, इसमें होगा
सॉरी मास परसेंट, द्रव्यमान प्रतिशत, इधर हम लोग लिखते हैं आयतन प्रतिशत, और इससे आगे आता है मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम परसेंट। तो हम लोग इसको लिखते हैं W बाई V परसेंटेज। हिंदी में लिखते हैं द्रव्यमान, द्रव्यमान बटा आयतन प्रतिशत। और इससे आगे हम लोग टर्म आता है मोलरिटी, ये मेन है मोलरिटी, या इसी को लिखता है मोलर सॉल्यूशन, मोलर या हिंदी में मोलरता, मोलरता या मोलर। और इसका जो यूनिट है वो होता है कैपिटल M। तब हम आगे पढ़ेंगे हम लोग मोललिटी, मोललिटी या इसी को लिखा जाता है मोलल, या हम लोग लिख रहेंगे इसको मोललता या मोलल। और इसका जो नोटेशन है वो है आपका स्मॉल m। तब हम इससे आगे पढ़ेंगे नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी जिसको कहा जाता है नॉर्मल सॉल्यूशन, और हिंदी में है इसका हिंदी नॉर्मलता, ल के ऊपर रहेगा नॉर्मलता, और यूनिट है कैपिटल N। तब हम लोग पढ़ेंगे इसमें फॉर्मलिटी, फॉर्मलिटी यानी फॉर्मलता, फॉर्मलता, एक मिनट। तब हम लोग पढ़ेंगे इसमें ppm, यानी इसका मतलब है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इसमें ppb, ppb जिसका मतलब है पार्ट्स पर बिलियन। अगर इतना टॉपिक आपने पढ़ लिया मतलब ये बेसिक्स हो गया। तो आज हम लोग ट्राई करेंगे, देखते हैं कितने कवर हो जाए। फर्स्ट मास फ्रैक्शन। चलिए अपने मेन टॉपिक की तरफ। पहला टॉपिक है मास फ्रैक्शन। मास फ्रैक्शन का मतलब है द्रव्यमान अंश, द्रव्यमान अंश। अब सुनिए ध्यान से, मान लीजिए एक सॉल्यूशन है जिसमें दो कंपोनेंट है A और B। एग्जाम्पल के लिए एक सॉल्यूशन है जिसमें NaOH है और H2O है। तो NaOH का मान लीजिए हमने 50 ग्राम ले लिया और H2O का हमने 150 ग्राम ले लिया। जैसे इस केस में A जो है उसके मास A को स्मॉल ma और B के मास को स्मॉल mb लिख दिया। तब अगर हम जनरलाइज फॉर्मूला निकालें A का मास परसेंटेज, यानी मास परसेंटेज ऑफ A, तो ये क्या होगा फॉर्मूला, मास ऑफ A अपॉन टोटल मास इंटू, सॉरी इंटू कुछ भी नहीं, मास ऑफ ए अपॉन टोटल मास, सॉरी यहाँ पे लिखना पड़ेगा मास फ्रैक्शन, सॉरी पहले लिख दिया था परसेंटेज, ये होगा मास फ्रैक्शन। तो मास फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा, मास ऑफ ए अपॉन टोटल मास, या आप मास ऑफ ए को स्मॉल एम ए लिख लेंगे तो टोटल मास क्या होगा स्मॉल एम ए प्लस स्मॉल एम बी। तो ये हो जाएगा आपका मास फ्रैक्शन ऑफ ए। वैसे ही अगर हम मास फ्रैक्शन ऑफ बी निकालें, मास फ्रैक्शन ऑफ बी, मास फ्रैक्शन ऑफ बी, तो ये क्या होगा मास ऑफ बी अपॉन टोटल मास। तो कैसे हो जाएगा, मास ऑफ बी क्या है स्मॉल एम बी बाई टोटल है स्मॉल एम ए प्लस स्मॉल एम बी। अब देखिए अभी हम ऊपर वाले क्वेश्चन को हम लोग
करेंगे। तो NaOH जो है, एक सेकेंड, NaOH का मास दिया है 50 ग्राम। आपका NaOH जो हो गया वो हो गया 50 ग्राम। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, उसने दिया है कि NaOH जो है किसी सोल्यूशन में 50 ग्राम है और H2O जो है 150 ग्राम है, और हमसे फ्रैक्शन पूछ रहा है कि यानी NaOH और H2O का फ्रैक्शन बताओ। तो NaOH का मास हो गया 50 ग्राम, H2O का मास हो गया आपका 150 ग्राम। जो NaOH है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, A, और H2O जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है B। तो अगर मैं फॉर्मूला लिखूं, मास फ्रैक्शन ऑफ A, तो हम लोग क्या लिखेंगे, मास ऑफ, सॉरी यहाँ पे NaOH करता हूँ, NaOH, तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ NaOH अपॉन टोटल मास। तो या हिंदी में लिखना हो तो क्या लिखना पड़ेगा, NaOH का द्रव्यमान, NaOH का द्रव्यमान बटा कुल द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान। तो ये NaOH का द्रव्यमान हो गया 50 ग्राम, कुल कितना हो जाएगा 50 NaOH प्लस 150 H2O, तो कितना हो गया आपका 50 बटा 200, तो कैंसिल हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा, यानी 1/4। तो फ्रैक्शन में कितना होगा 0.25। अगर H2O का अगर हम लोग निकाले मास फ्रैक्शन ऑफ H2O, मास फ्रैक्शन ऑफ H2O, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, मास ऑफ H2O अपॉन टोटल मास। तो आपका मास ऑफ H2O है 150 और टोटल आ रहा है 200, तो ये कितना हो गया 3/4, यानी 0.75। तो दोनों जब भी आएगा फ्रैक्शन, ये देखिए पहले का फ्रैक्शन 0.25, दूसरे का फ्रैक्शन 0.75, यानी फ्रैक्शन जो है हमेशा जोड़ 1 ही आएगा। यानी हम लोग नोट में लिख सकते हैं यहाँ पे, मास फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मास फ्रैक्शन ऑफ B इक्वल टू 1। अब बोलिए इसमें डाउट है,